हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 बीएसटी के चैप्टर नंबर 5 को करेंगे। इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 तक का क्लास हो चुका है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें। चलिए, ये चैप्टर नंबर 5 है संगठन। तो इस चैप्टर में खास करके आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, उन सबों को लेके आया हूँ। चलिए, अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए। चलिए, लेसन 5 संगठन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि संगठन से आप क्या समझते हैं। तो इससे भी पहले मैंने जो फर्स्ट क्लास था वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, वहाँ भी डिस्कस किया था संगठन के बारे में। चलिए, अगर वो क्लास आपका छूट गया है तो फिर से देखिए। तो विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, विभागों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला को वाणिज्य की भाषा में संगठन कहते हैं। यानी किसी बिजनेस में या संस्था में जो व्यक्ति शामिल होते हैं, जो लोगों के बीच समूह बनते हैं कर्मचारी का, या जो डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो इन सबों के बीच में तालमेल बैठाना, ठीक है, इसी को बोलेंगे संगठन। ठीक है, चलिए, उसके बाद दूसरे शब्दों में है, अर्थात दूसरे शब्दों में किसी संस्था में कई लोग काम करते हैं। देखिए, अगर कोई बिजनेस होगा या संस्था होगा तो बहुत सारा लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, इन सबों को मिलाकर काम करने में जो संसाधन तथा लोग शामिल होते हैं, इन सबों को संगठन कहते हैं। किसी बिजनेस में या संस्था में काम करने के लिए कई लोग शामिल होते हैं। उन लोगों को काम करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, इन सब को मिला करके संगठन कहेंगे। ठीक, चलिए, आप सीधे शॉर्टकट में इसका आंसर लिखिएगा। किसी व्यवसाय अथवा संस्था में विभिन्न व्यक्तियों, समूहों तथा विभागों में समन्वय स्थापित करने की कला को संगठन कहते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, औपचारिक संगठन किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए समझते हैं। औपचारिक संगठन से आशय ऐसे संगठन से है जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर के अधिकारियों के कर्तव्य, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है। अर्थात औपचारिक संगठन का आशय ऐसे संगठन से है जिनकी स्थापना जानबूझकर की जाती है। देखिए, औपचारिक संगठन ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना जानबूझ करके की जाती है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई कर्मचारी सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है और कोई कर्मचारी जो है ना फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। उन दोनों के बीच जब आपस में दोस्ती हो जाती है, इसको बोलेंगे औपचारिक संगठन। यानी क्या हुआ, जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं। देखिए, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो औपचारिक संगठन के बारे में भी हम लोग पढ़ें कि ऐसा संगठन जो जानबूझ करके किया जाता है, मतलब योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इसका जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। अनौपचारिक संगठन क्या है, तो अनौपचारिक संगठन से आशय वैसे संगठन से है जो योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाई जाती है, बल्कि अचानक उत्पन्न हो जाती है। मतलब वैसा संगठन जो जानबूझ करके बनाएंगे, योजनाबद्ध तरीके से बनाएंगे, वो हो गया औपचारिक संगठन। और वैसा संगठन जो योजनाबद्ध तरीके से नहीं बल्कि संयोगवश बन जाता है, उसको बोलेंगे अनौपचारिक संगठन। ठीक है, जैसे अगर कोई कर्मचारी विक्रय विभाग में काम करता है, अगर कोई कर्मचारी, मान लो कोई कंपनी है, कोई कर्मचारी सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसका संबंध मतलब दोस्ती कारखाना में काम करने वाला मजदूर से हो जाता है, तो इसको बोलेंगे अनौपचारिक संगठन। यानी ऐसा संगठन जो योजनाबद्ध तरीके से नहीं बल्कि परिस्थिति या संयोगवश उत्पन्न होता है, ऐसे संगठन को अनौपचारिक संगठन कहेंगे। और ऐसा संगठन जो योजनाबद्ध तरीके से जानबूझ करके किया जाता है, उसको बोलेंगे औपचारिक संगठन। ठीक है, दोनों में अंतर। ठीक, आगे समझिए। क्योंकि उसी का आंसर है, क्योंकि एक ही जगह काम करने से आपस में तालमेल बनता चला जाता है और अनौपचारिक संगठन खड़ा हो जाता है। देखिए, अनौपचारिक संगठन जो है ना परिस्थितिवश नहीं, बस संयोगवश उत्पन्न हो जाता है। कई बार क्या होता है, कोई कर्मचारी सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, दोनों का जब आपस में मिलना जुलना ज़्यादा हो जाता है तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाता है, इसको बोलेंगे अनौपचारिक संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है, संगठन के लक्षण अथवा विशेषता बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगठन के लक्षण अथवा विशेषता। देखिए, आपसे संगठन के लक्षण पूछे या विशेषता पूछे, सबका आंसर यही लिखना है आपको। संगठन के विशेषता अथवा लक्षण निम्न है। पहला है
संगठन व्यक्तियों का समूह है। देखिए संगठन में क्या होता है, संगठन मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति मिलकर के काम नहीं करना, बल्कि जो फैक्ट्री है, मान लो कोई फैक्ट्री है किसी कंपनी का, फैक्ट्री में क्या होगा, बहुत सारा लेबर काम करेगा, तो सब लेबर और जो फैक्ट्री है, सभी लेबर को और फैक्ट्री को मिला करके क्या बोलेंगे, एक संगठन। तो संगठन क्या हुआ, व्यक्तियों का समूह है, मतलब संगठन में एक व्यक्ति नहीं होता, 8-10 आदमी, जितना व्यक्ति मिलकर के काम करेगा उस लोगों का एक समूह बनेगा। दूसरा है संगठन एक साधन है, साध्य नहीं। देखिए संगठन क्या है, एक साधन है, साधन, ठीक है। संगठन याद रखना, संगठन एक साधन है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, संगठन क्या है, साध्य है कि साधन है, तो याद रखना संगठन क्या है, साध्य है, साधन नहीं है ये, ठीक। चलिए तीसरा है संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये जो संगठन है ना, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा संगठन प्रबंध का कौन सा कार्य है, तो पहला 1 नंबर में नियोजन, दूसरा नंबर में संगठन, दूसरा नंबर ये किसका कार्य है, प्रबंध का कार्य है, ठीक। चौथा संगठन प्रबंध का एक तंत्र है। संगठन जो है प्रबंध का एक तंत्र है, हिस्सा है, ठीक है। पांचवा है संगठन सार्वभौमिक है। देखिए सार्वभौमिक मतलब क्या हुआ, सभी जगह इस्तेमाल होने वाला, संगठन सभी जगह इस्तेमाल होता है, ठीक। चलिए उसके बाद अगला है संगठन के महत्व एवं लाभों को बताएं। संगठन का क्या महत्व है, क्या लाभ है, ठीक है। संगठन का महत्व पूछे, लाभ पूछे अथवा आवश्यकता पूछे, सब एक ही बात है, ठीक है। 1 नंबर है प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि। देखिए संगठन से क्या होता है, प्रबंध मैनेजमेंट का कार्य क्षमता में वृद्धि होता है। दूसरा है भ्रष्टाचार को रोकता है, संगठन से भ्रष्टाचार रोकता है। तीसरा है उपक्रम के विकास एवं विस्तार में महत्व। उपक्रम का यानी कंपनी का विकास और विस्तार में संगठन महत्व देता है। उसके बाद चौथा है मनोबल में वृद्धि, यानी जो कर्मचारी काम करेंगे उसका मनोबल में वृद्धि, कर्मचारी मोटिवेट होगा। पांचवा है तकनीक सुधारों का अनुकूलतम उपयोग, यानी मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो उसका प्रोडक्शन करने का जो नियम तौर तरीका था उसमें सुधार होता है। छठा है संगठन प्रक्रिया के कदम बताएं, ठीक है। संगठन प्रक्रिया के कदम बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है निम्न है ये, पहला कार्य की पहचान एवं विभाजन, ठीक है। संगठन प्रक्रिया का कदम क्या होता है, कार्य की पहचान, संगठन के अंतर्गत कोई भी काम पहचानते हैं फिर उसका विभाजन करते हैं कि जो कर्मचारी जो काम करने के लिए जानता है, इच्छुक है, उसको दे दिया जाए। दूसरा है कर्तव्य का निर्धारण एवं आवंटन, यानी जो कर्मचारी जिस काम की ओर रुचि रखता है उसको काम करने दिया जाए, आवंटन कर दिया ना। तीसरा है विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करना। चौथा है संस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्य का निर्धारण करना। संगठन के क्या होता है, संस्था का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसका निर्धारण होता है। पांचवा है संस्था में समन्वय स्थापित करना, यानी संस्था में जो कर्मचारी नौकर मालिक काम कर रहे हैं सबके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, मतलब तालमेल बनाए रखने के लिए संगठन जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है संगठन के प्रकार बताएं। देखिए संगठन कितने प्रकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। संगठन के प्रकार, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा संगठन के कितने प्रकार है, तो ध्यान रखना 2 प्रकार, पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। अभी इसके बारे में हम लोग थ्योरी भी पढ़े। औपचारिक संगठन ऐसा संगठन जो योजनाबद्ध तरीके से, मतलब जानबूझ करके जब संगठन बनता है तो योजना औपचारिक संगठन हुआ। अब जब संगठन परिस्थिति बस बन जाता है तो अनौपचारिक संगठन उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इनके बीच अंतर हम लोग समझते हैं, अंतर क्या होता है। तो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर, इसका अंतर निम्न है। पहला अंतर का आधार औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन लिख देंगे। चलिए पहला अंतर हो गया अर्थ के आधार पर, तो औपचारिक संगठन काफ़ी सोच विचार के बाद बनता है, औपचारिक संगठन यानी प्लानिंग करके बनता है, ठीक है। उसके बाद अनौपचारिक संगठन बिना योजना के बनता है। औपचारिक संगठन जो है प्लानिंग के साथ बनता है और अनौपचारिक संगठन बगैर किसी प्लानिंग के परिस्थितिवश बन जाता है, ठीक। दूसरा है औपचारिक संगठन का उद्देश्य तकनीकी बातों की पूर्ति के लिए की जाती है। औपचारिक संगठन का उद्देश्य जो तकनीकी बातें है उसका पूर्ति के लिए, जबकि अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य सामाजिक संतुष्टि के लिए की जाती है। अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य क्या है, समाज के लोगों को संतुष्ट मिले, बढ़िया क्वालिटी का माल मिले, इसके लिए किए जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है नियम के आधार पर अंतर। इनमें नियम, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व सभी लिखित होते हैं। देखिए औपचारिक संगठन में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उसका अधिकार, उत्तरदायित्व, कर्तव्य सारा चीज़ लिखा होता है, जबकि इसमें लिखित रूप में कुछ नहीं होते हैं। अनौपचारिक संगठन लिखित होता ही नहीं है, ठीक है, मौखिक होता है, एक तरह से कह सकते हैं। सदस्यों में संबंध, ठीक है, सदस्यों में संबंध के आधार पर अंतर क्या है, इसमें सदस्यों में अव्यक्तिगत संबंध होता है, इसमें सदस्यों में व्यक्तिगत संबंध होता है। तो औपचारिक संगठन में सदस्य जो भी सदस्य होंगे उनमें अव्यक्तिगत मतलब संबंध होगा, और जो अनौपचारिक संगठन है उसमें व्यक्तिगत संबंध होगा।
अगला है आकार। आकार के आधार पर अंतर क्या है? औपचारिक संगठन का आकार बहुत बड़ा हो सकता है जबकि अनौपचारिक संगठन का आकार बड़ा ही छोटा है। तो औपचारिक संगठन का आकार जो है वो बड़ा होता है और अनौपचारिक संगठन का आकार छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भरारपण अथवा प्रत्यायोजन क्या है? ठीक, तो आंसर है जब एक व्यक्ति अपने कार्य का भार को कुछ लोगों के बीच बांट देता है या दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए दे देता है तो इसे भरारपण कहते हैं। समझिए, भरारपण या प्रत्यायोजन किससे कहेंगे? बहुत बार इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भरारपण या प्रत्यायोजन, आपसे पूछेगा भरारपण क्या है या प्रत्यायोजन क्या है। तो देखो समझिएगा इसको, जब कोई व्यक्ति अपना काम खुद से नहीं कर पाता है तो क्या कर देता है? अपना काम कुछ दूसरे व्यक्ति को करने के लिए दे देता है, इसी को तो बोलेंगे भरारपण। यानी जब ओवरलोडिंग होता है, अपना काम हम खुद नहीं करते हैं, बहुत सारा काम हो गया है तो हम क्या करेंगे? दूसरे व्यक्ति को करने के लिए थोड़ा काम दे देंगे, इसी को बोलेंगे भरारपण। अब इसी को बीएसटी का लैंग्वेज में कैसे लिखना है? किसी व्यवसाय अथवा संस्था में जब एक उच्च अधिकारी अपने काम को अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारी को दे देता है करने के लिए तो इसको बोलेंगे भरारपण। ठीक है, चलिए, अर्थात अपने कार्यों में से कुछ कार्य दूसरे व्यक्ति को करने के लिए देना भरारपण। अपना जो कार्य है इसमें से कुछ काम दूसरे व्यक्ति को दे दिए और कुछ हम कर रहे हैं, तो ये जो दूसरे व्यक्ति को दिए करने के लिए इसी को बोलेंगे भरारपण। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। हाँ, चलिए 10 है भरारपण अथवा प्रत्यायोजन के लक्षण या विशेषता बताए। ठीक है, समझते हैं। एक नंबर है भरारपण एक प्रक्रिया है। क्या एक भरारपण प्रक्रिया है? क्योंकि अपना काम दूसरे को दे देते हैं। एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यभार दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है। भरारपण एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपना कार्य क्या कर देता है? दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है। ठीक है, दूसरा है भरारपण ऊपर से नीचे की ओर होता है। मतलब ये हुआ कि भरारपण जो हाई लेवल का कर्मचारी है, जैसे मान लो एक कर्मचारी थोड़े देगा मैनेजर को काम करने के लिए, कर्मचारी नहीं पाया तो लो मैनेजर साहब आप कीजिए, नहीं। एक मैनेजर अगर काम नहीं कर पाया तो मैनेजर के अंदर जो नीचे का कर्मचारी काम करेगा उसको दे दिया जाएगा, इसलिए भरारपण ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, तीसरा भरारपण एक से अधिक प्रकार का होता है। देखिए, काम का बोझ न एक से अधिक प्रकार का होगा। बिजनेस में काम करे, बिजनेस वाला काम करने दिए, घर में काम करे माँ बन तो दूसरे को देना। तो भरारपण जो है ना, काम अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए भरारपण अधिक प्रकार के होते हैं। चौथा है भरारपण असहयोग ना होकर सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया। देखिए, भरारपण के अंतर्गत क्या होता है? हम अपना काम नहीं कर पाए खुद से, दूसरे को दे दिए, इससे क्या मिला? हमको सहयोग मिला, इसमें यानी कि सहयोग की भावना होता है। ठीक है, पांचवा है भरारपण द्वारा अधीनस्थों की परिसीमाओं को निर्धारित किया जाता है। भरारपण के द्वारा क्या होता है? अधीनस्थों की, अपने अंदर जो काम कर रहा कर्मचारी उसको बोलते हैं अधीनस्थ। अधीनस्थों की परिसीमाओं को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अधिकार क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। किसी व्यवसाय अथवा संस्था में उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से काम कराने की शक्ति को अधिकार कहते हैं। यानी किसी बिजनेस में या संस्था में एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारी से काम करवाने की जो शक्ति होती है उसको भरारपण कहेंगे। जैसे अब मान लिए कि हम किसी कंपनी में हाई लेवल ऑफिसर है, मैनेजर है, ठीक है, तो मेरे अंदर जो काम करेगा कर्मचारी, ठीक है, हम उनको कुछ काम दे दिए, या फिर जो मेरा मैनेजर पद में है तो एक शक्ति मिला है ना हमको मैनेजिंग करने का, तो हम अपना शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे? अपने अंदर जो कर्मचारी है उसको काम करने के लिए दे दिए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उसको काम बता रहे, ये करो, तो ये तो हो गया अधिकार। ठीक है, चलिए इसको दूसरे शब्दों में हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारियों से काम कराने का अधिकार, गलत कार्यों के लिए दंड देने का अधिकार, काम के आदेश देने का अधिकार। यानी उच्च अधिकारी जो होते हैं वो अपने अंदर काम करने वाला कर्मचारी को क्या करेगा? काम करने के लिए बोलेगा, काम गलत करता तो दंड देने का अधिकार। ये शक्ति मिला है ना मालिक से, इसी को बोलेंगे अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तरदायित्व क्या है? उत्तरदायित्व क्या है? ठीक है, उत्तरदायित्व क्या है? तो आंसर है उत्तरदायित्व से आशय किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के बंधन निभाने से है। उत्तरदायित्व मतलब जो हमको कर्तव्य मिला है, जो हमको मालिक से काम मिला है, उस काम को हम सही ढंग से करें, यही तो हो गया उत्तरदायित्व। ठीक है, तथा मालिक द्वारा सौंपे गए काम को पूरा करने की जिम्मेवारी से है। एक कर्मचारी को जब कोई कर्मचारी को उसका मालिक काम करने के लिए देता है तो वह कर्मचारी का फर्ज बढ़ता है कि कर्मचारी वो काम को सही टाइम पे कंप्लीट करे, इसी को तो बोलेंगे उत्तरदायित्व। ठीक है, यानी जिम्मेवारी जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिम्मेवारी दे दिया है उसको करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है,
चलिए अब आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जवाबदेही क्या, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं बहुत बार एग्ज़ाम में आया, ठीक है। चलिए जवाबदेही क्या है, किसी भी व्यवसाय अथवा संस्था में उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारी को कार्य का भार सौंपता है और जब वह काम सही समय पर पूरा नहीं हो पाता है तो उसे कर्मचारी को जवाब देना पड़ता है, जिसे जवाबदेही कहते हैं। देखिए जब किसी बिजनेस में यानी व्यवसाय में अथवा संस्था में उच्च कर्मचारी जो है अपने अंदर काम करने वाला कर्मचारी को कुछ काम करने के लिए देता है और वह कर्मचारी वो काम नहीं कर पाता है तो इसका जवाबदेही उस कर्मचारी को देना पड़ता है, मतलब जवाब देना पड़ता है, इसी को बोलेंगे अधिक जवाबदेही। मान लो कि हमको जो है ना मैनेजर, जो हमको मालिक है कंपनी का, वो हम मैनेजर पद पे, हमको मालिक ने कुछ काम करने के लिए दे दिया और हम उस काम को सही समय पर मालिक को करके नहीं दिखा पाते हैं तो हमको यहाँ मालिक को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, कि काम मालिक पूछेंगे ना आप काम सही टाइम पे क्यों नहीं किए, तो हमको यहाँ जवाब देना है, इसी को बोलेंगे जवाबदेही, ठीक है। यानी किसी से कोई काम करने के लिए ले लिए, ठीक है, अब सही टाइम पर उसको काम नहीं करके दे पाए तो मेरा जिम्मेवारी बनता है ना काम करके हम उसको नहीं दे पाए तो हमको जवाब देना पड़ेगा, इसी को बोलेंगे जवाबदेही। आई होप अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही में अंतर। अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही में अंतर बताए, ठीक है। तो अंतर निम्न है, तो इसमें देखिए कॉपी को अब 3 पूछा है ना, तो 4 भागों में डिवाइड करेंगे। एक अंदर का आधार, उसके बाद पहला कॉलम में अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही, ठीक है। समझते हैं इसका। देखिए अर्थ के आधार पर अंतर क्या होगा, तो अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त वह शक्ति है जिसके आधार पर वह दूसरे से काम करवाता है। देखिए अधिकार क्या होता है, अधिकार मालिक से प्राप्त, अधिकार जो होता है मालिक से प्राप्त एक प्रकार का शक्ति होता है जिसके आधार पर एक उच्च अधिकारी क्या होता है अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारी से काम करवाता है, ठीक है। उत्तरदायित्व एक प्रकार का बंधन है। उत्तरदायित्व क्या है, एक प्रकार का बंधन है, ठीक है, जो कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करता है। उत्तरदायित्व एक प्रकार का बंधन है जो हमको कर्तव्य मिला है, जो काम मिला है उसको करने के लिए बाध्य है, ठीक। चलिए जवाबदेही का बात तभी आता है जब वह अपने कर्तव्य पर खरा ना हो पाता है। देखिए जवाबदेही का बात आता है जब हम किसी से काम करने के लिए ले लिए, अब नहीं कर पाए तब हमको जवाबदेही का बात आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे समझते हैं हम लोग कर्म के आधार पर अंतर समझिएगा। अधिकार का क्रम सबसे पहला आता है, मतलब अधिकार जो है ना सबसे पहले आता है, सबसे पहले करने का मतलब इन दोनों से पहले, ठीक है। अधिकार का क्रम सबसे पहले, उसके बाद, जबकि जवाबदेही अधिकार के बाद आता है। अधिकार सबसे पहले आता है, ठीक है, अधिकार के बाद आता है जवाबदेही और सबसे अंत में आता है उत्तरदायित्व अधिकार के बाद आता है। सबसे पहले अधिकार आता है, ठीक है, उसके बाद अधिकार के बाद उत्तरदायित्व आता है, उत्तरदायित्व के बाद सबसे अंत में जवाबदेही आता है, ठीक। चलिए कार्य को सौंपने के आधार पर अंतर क्या है, दूसरे व्यक्ति को सौंपे जा सकते हैं, यानी अधिकार जो है ना दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको मैनेजर से काम मिला, ठीक है, हम इसी काम को दूसरे व्यक्ति को सौंप दे सकते हैं, अपने अंदर जो भी कर्मचारी काम करेगा छोटा, ठीक है, उनको दे सकते हैं। उत्तरदायित्व तो दूसरे को नहीं सौंपे जा सकते हैं, यानी मालिक ने अगर किसी कर्मचारी को बोल दिया कि आपको ही ये काम करना है तो उसी को करना पड़ेगा, वो दूसरे को थोड़े देगा, नहीं, ठीक है। उसके बाद जवाबदेही दूसरे को नहीं सौंपे जा सकते। जवाबदेही मतलब गलती आप कीजिएगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, दूसरा आपके बदले में कोई जवाब देगा नहीं, ठीक है। चलिए प्रकृति के आधार पर अंतर समझिएगा इनके बीच में। प्रकृति के आधार पर यह किसी व्यक्ति को प्राप्त शक्ति है, ठीक है, शक्ति होता है, ये अधिकार मतलब शक्ति है, मालिक से प्राप्त एक शक्ति होता है। उत्तरदायित्व क्या है, एक प्रकार का कर्तव्य है, और बंधन क्या है, ये जवाबदेही क्या है, एक बंधन है। तो तीनों के बीच अंतर, अधिकार एक शक्ति है, उत्तरदायित्व कर्तव्य है, जवाबदेही बंधन है, ठीक। उद्गम के स्तर पर आधार पर अंतर, तो अधिकार का उद्गम वैज्ञानिक नियमों से होता है, उत्तरदायित्व का उद्गम अधिकारों अधीनस्थों के आपसी संबंधों से होता है, ठीक है। अधिकार का उद्गम क्या होता है, वैधानिक नियमों से होता है, और उत्तरदायित्व का जो उद्गम होता है वो अधिकारी और अधीनस्थों से होता है, जबकि जवाबदेही उद्गम उत्तरदायित्व के आधार पर होता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़िए। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी भी ईयर्स का हो, ठीक है। चलिए विकेंद्रीकरण भारार्पण का एक विकसित रूप है। विकेंद्रीकरण क्या है, भारार्पण का एक विकसित रूप है। जब किसी व्यवसाय अथवा संस्था में उच्च अधिकारी द्वारा अपने से निम्न अधिकारी को
अधिकार का हस्तांतरण करता है। जब एक उच्च अधिकारी अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारी को कुछ अधिकार देता है तो अधिकार का हस्तांतरण करने को विकेंद्रीकरण कहते हैं। देखिए, जब उच्च अधिकारी अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारी को कुछ अधिकार देता है तो उच्च अधिकारी ने अपना अधिकार क्या किया, निम्न अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया, इसी को बोलेंगे विकेंद्रीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब आगे है भरारपण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर बताएं। तो भरारपण और विकेंद्रीकरण में अंतर निम्न है, अंतर का आधार भरारपण और विकेंद्रीकरण। ठीक है, के आधार पर अब अंतर समझते हैं। भरारपण में कुछ अधिकार का हस्तांतरण उच्च अधिकारी से अधीनस्थों में होता है। यानी भरारपण में क्या होता है, एक उच्च अधिकारी अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारी को कुछ काम करने के लिए दे देता है, ये हो गया भरारपण। जबकि विकेंद्रीकरण में अधिकारों का हस्तांतरण का प्रश्न नहीं उठता। यानी भरारपण में क्या होता है, एक उच्च अधिकारी हाई लेवल का ऑफिसर अपने अंदर काम करने वाला छोटे लेवल का ऑफिसर को अधिकार का हस्तांतरण कर सकता है, लेकिन विकेंद्रीकरण में अधिकार का हस्तांतरण का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, अंत एवं प्रारंभ प्रक्रिया या अंत। तो भरारपण अधिकारों को सौंपने की एक प्रक्रिया है। भरारपण जो है, भरारपण क्या है, अधिकारों को, अपना काम दूसरे व्यक्ति को सौंपने की एक प्रक्रिया है। विकेंद्रीकरण अधिकारों का अंत है। विकेंद्रीकरण जो है अधिकारों का अंत है ये। चलिए, उसके बाद प्रबंध के लिए अगला है, प्रबंध के लिए आवश्यकता के आधार पर अंतर क्या है। भरारपण प्रबंध के लिए आवश्यक है। भरारपण जो है ये प्रबंध के लिए, मैनेजर के लिए काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि मैनेजर अपना काम तो सारा थोड़े कर पाएगा, वो क्या करेगा, भरारपण करेगा ही, अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारी को देगा ही काम। जबकि विकेंद्रीकरण प्रबंध के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्र के आधार पर अंतर। भरारपण का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि विकेंद्रीकरण का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। भरारपण का क्षेत्र सीमित मतलब काफ़ी बड़ा नहीं, और व्यापक मतलब ये बड़ा। तो भरारपण का क्षेत्र सीमित होता है और विकेंद्रीकरण है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है। उद्देश्य के आधार पर अंतर। भरारपण का उद्देश्य अधिकारों के कार्यभार को कम करना है। भरारपण का उद्देश्य क्या होता है, जो उच्च लेवल का कर्मचारी है वो अपना काम को कम करना, इसका उद्देश्य होता है। जबकि विकेंद्रीकरण का उद्देश्य संगठन में अधीनस्थों के योगदान में वृद्धि करना है। विकेंद्रीकरण का उद्देश्य संगठन में अधीनस्थों के योगदान में वृद्धि करना है इसका। चलिए उसके बाद अगला है प्रकृति के आधार पर अंतर, ये लास्ट पॉइंट है। भरारपण व्यक्तिगत प्रकृति का होता है, जबकि विकेंद्रीकरण क्या होता है, सामान्य प्रकृति। तो भरारपण व्यक्तिगत प्रकृति का होगा और विकेंद्रीकरण सामान्य प्रकृति का होगा। चलिए यहीं तक ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या किया, पूरा जो थ्योरी होता है, ठीक है, संगठन का, वो सारा 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव, जो 2 नंबर या जितना भी सब्जेक्टिव आएगा वो उसी वीडियो से आएगा। ठीक, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इस चैनल में आपको जो भी है EPS BST सारा चीज़ का पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा नोट्स के साथ। अगर आपको किसी को PDF चाहिए तो अबाउट सेक्शन में जाकर के मेरा देख ले, वहाँ नंबर दिया हुआ, उसमें व्हाट्सअप ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।